नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर स्वागत करता हूं। हमारे विषय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स को समझते हुए जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैटर एक सीरीज आरएलसी सर्किट को किस तरह से एनालाइज करते हैं। और आज जब हम वोल्टेज फेजर डायग्राम बनाएंगे तो पाएंगे कि दो रिएक्टिव एलिमेंट इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज ऑपोजिट फेज में आने के कारण सब्ट्रैक्ट होती है और वो रेजिस्टेंस की वोल्टेज के साथ किस तरह से पाइथागोरस कैलकुलेशन करके टोटल वोल्टेज के साथ रिलेशन बनाती है और वोल्टेज और करंट के बीच में मैग्नीट्यूड रिलेशन और फेज डिफरेंस एंगल कैलकुलेट हो जाता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। अल्टरनेटिंग करंट सप्लाईज में एक सीरीज आरएलसी सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम चार्ल्स स्टीमेंस की फेजर अलजेब्रा अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे और उस अप्रोच से हम वोल्टेज के इफेक्टिव आरएमएस मैग्नीट्यूड और करंट के इफेक्टिव आरएमएस मैग्नीट्यूड में V I Z जहां कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस है वो रिलेशन प्राप्त करेंगे और करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस की भी कैलकुलेशन कर लेंगे। हमें दिए गए सर्किट में एक प्योर रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू R ओम है, उसके साथ सीरीज में एक प्योर इंडक्टेंस L हेनरी का कनेक्ट है और साथ में एक C फेराड का कैपेसिटर भी सर्किट में सप्लाई वोल्टेज के साथ इस तरह से कनेक्ट है कि इन सब के साथ एक ही करंट फ्लो पाथ है और इस तरह के सर्किट को हम एक आरएलसी सीरीज सर्किट कहते हैं। एक आरएलसी सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस का करंट, इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर का करंट एक समान है और वो कॉमन करंट को अगर हम I कहें तो I को जो कि कॉमन है एक रेफरेंस क्वांटिटी मानते हुए, जीरो फेज का अल्टरनेटिंग सिग्नल मानते हुए, वोल्टेज का टेक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन या फेजर पोजीशंस निकालकर हम करंट और वोल्टेज में रिलेशनशिप और ये करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस की कैलकुलेशन करेंगे। हमने यहाँ एक नॉन इंडक्टिव R ओम के रेजिस्टेंस को एक आइडियल L हेनरी की इंडक्टिव कॉइल के साथ एक प्योर कैपेसिटर C फेराड के साथ सीरीज में इस तरह से एक साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है कि इन सब के बीच में करंट फ्लो का एक ही पाथ है और ये कॉमन करंट को हमने एक रेफरेंस स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल वेव मान ली है जिसका t0 पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 है और वो साइनोसॉइडल अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलते हुए अपनी साइकिल्स अल्टरनेट करती है। जब एक ही करंट रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर में फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस ये जो वोल्टेज है VR, VL और VC वो करंट के साथ अलग अलग फेज कंडीशंस में होती हैं। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में अर्थात करंट का 0, वोल्टेज का 0 या वोल्टेज का पीक और करंट का पीक एक ही टाइम कंडीशंस पे आ रहा है। वहीं इंडक्टर में वोल्टेज सर्किट के करंट से 90 डिग्री लीड करती है। करंट का पॉजिटिव पीक समय में कुछ देर बाद आता है जबकि वोल्टेज अपने पॉजिटिव पीक के साथ ही शुरू करती है। वहीं कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो सर्किट के करंट या कैपेसिटर के करंट से 90 डिग्री लैग करती है। वोल्टेज कुछ समय बाद जो अपना जीरो क्रॉस इंस्टेंट बनाती है वो बाद में आता है जबकि यही स्थिति करंट की t0 पे ही आ गई है। एक आरएलसी सीरीज सर्किट को हम स्टीमेंस की फेजर अलजेब्रा से जब एनालाइज करते हैं तो एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। यहाँ सीरीज में जुड़े हुए रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर में करंट कॉमन है तो हम इस कॉमन करंट को एक रेफरेंस फेजर लेकर उस फेजर की पोजीशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लेंगे अर्थात घूमते हुए इस ऑरेंज कलर के करंट फेजर को हम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस पे रोककर समय को फ्रीज कर देंगे और समय की फ्रीज कंडीशंस पे रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेजेस की क्या पोजीशन है उन्हें प्राप्त करेंगे। क्योंकि करंट को हमने हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे रोक लिया है, रेफरेंस फेजर बना दिया है, तो ये जो ऑरेंज वेव है जो t0 पे 0 इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड से अपना साइनोसॉइडल वेरिएशन कर रही है वो करंट की वेव फॉर्म हो गई है। और एक रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होती हैं तो करंट का पॉजिटिव पीक और वोल्टेज का पॉजिटिव पीक एक ही इंस्टेंट पे आएंगे और घटते समय वोल्टेज अपने पॉजिटिव पीक की आधी वैल्यू और करंट भी अपने पॉजिटिव पीक की आधी वैल्यू एक ही टाइम इंस्टेंट पे प्राप्त कर रहा है। इन दोनों का जीरो क्रॉस एक ही समय क्षण पर आने पर वोल्टेज जब पोलरिटी बदल रहा है ठीक उसी क्षण करंट भी अपनी डायरेक्शन बदल रहा है तो हम कहते हैं कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। और ऐसी वोल्टेज जो करंट के सेम फेज में है उसे हमने एक फेजर से रिप्रेजेंट कर देना है जो करंट के साथ पैरेलल अलाइन रहेगा और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो ये वोल्टेज फेजर भी उसके बिल्कुल अलाइंड होकर रोटेशंस करेगा। और हमें पता है करंट की मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड और वोल्टेज की मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू में ओम्स लॉ रिलेशन है Vm = Im/R और अगर इस इक्वेशन में दोनों तरफ मैं √2 का डिवीजन कर दूं तो आरएमएस वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आती है वो सर्किट के
आरएमएस करंट और रेजिस्टेंस की ओमिक वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर है। तो वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस में सेम फेज में है और वोल्टेज और करंट में V = IR रिलेशन है। एक इंडक्टर में जो वोल्टेज है करंट के टाइम के साथ परिवर्तन की दर से पैदा होती है, V = LdI/dt। जिस समय करंट अपनी जीरो वैल्यू से पॉजिटिव पीक की तरफ बढ़ रहा है, उसमें पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज है, उस समय इंडक्टर की वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट के तेज बदलाव के दौरान वोल्टेज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है और पीक करंट कंडीशंस पे जब करंट में बदलाव जीरो हो गया है तो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जीरो हो गई है। जिस समय करंट पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक की तरफ लगातार घटता है, उसमें dI/dt नेगेटिव है, इंडक्टर की वोल्टेज भी नेगेटिव होगी। जिस समय करंट में सबसे तेज नेगेटिव परिवर्तन है जीरो क्रॉस के समय, उस समय वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड नेगेटिव पीक हो गया है और एक बार फिर जब करंट में पॉजिटिव चेंज हुआ है तो वोल्टेज पॉजिटिव हो गई है। और आप देखेंगे कि करंट और वोल्टेज में एक 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है और करंट के पीक से वोल्टेज का पीक समय में पहले आता है, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। तो हम फेजर नोटेशन में लीडिंग फेज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो कर सकते हैं और कह सकते हैं कि करंट फेजर जिसे हमने हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे लिया है उससे इंडक्टर की वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रही है और मैक्सिमम वैल्यूज जो वोल्टेज और करंट की उनमें रिलेशन है Vm = Im ω L। अगर हम √2 का डिवीजन कर दें तो आरएमएस वैल्यू में ये रिलेशन हो गया इंडक्टर की वोल्टेज = सर्किट करंट × ω L। इस ω L क्वांटिटी को हम एक नया नाम दे देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट रेजिस्टेंस की भांति ही ओम है। जब करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है तो एक क्वार्टर में बढ़ते करंट के समय इंडक्टर ने अपने मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर की है वही दूसरे क्वार्टर में घटते करंट के समय रिलीज हो जाती है और स्टोर और रिलीज के दौरान नेट एनर्जी कंजम्पशन या एवरेज पावर ऐसे सर्किट की जीरो है। तो ऐसा सर्किट एलिमेंट जो करंट फ्लो के लिए वोल्टेज की डिमांड तो करता है लेकिन पावर कंजम्पशन नहीं करता, उसे हम रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में रिएक्टिव एलिमेंट एनर्जी को स्टोर और रिलीज करते हैं। इंडक्टर का रिएक्टिव इफेक्ट है, उसे हिंदी में हम प्रेरणिक प्रतिघात और अंग्रेजी में इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और इसकी वैल्यू ओमेगा रेडियन पर सेकंड में, L हेनरी में है तो ω L प्रोडक्ट की यूनिट ओम होगी। एक कैपेसिटर में प्लेट्स के ऊपर चार्ज और प्लेटों के बीच में विभवांतर प्रोपोर्शनल होते हैं और जब हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बदलते हैं तो प्लेटों पर चार्ज बदलने से कैपेसिटर जिस सर्किट में जुड़ा हुआ है उस सर्किट में करंट का फ्लो होता है। या हम कह सकते हैं कि करंट के फ्लो से कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज बदलते हैं और चार्ज बदलने से वोल्टेज बदलती है। जिस समय वोल्टेज नेगेटिव पीक से पॉजिटिव पीक बदल रही है, चार्ज में एक पॉजिटिव चेंज से टाइम के साथ जो पॉजिटिव रेट ऑफ चार्ज फ्लो है उससे करंट पॉजिटिव बनता है और जिस समय वोल्टेज में सबसे तेज समय के साथ परिवर्तन हो रहा है उस समय इंस्टेंटेनियस करंट पीक मैग्नीट्यूड पे है। कैपेसिटर सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस जनरेट हो गया है। करंट अपने पॉजिटिव पीक पे है और वोल्टेज इस समय जीरो क्रॉस करने की पोजीशंस पर आ गया है। वोल्टेज का पीक बाद में आता है, करंट का पीक समय में पहले आ गया है, तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है और जो फेजर लीड करता है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि सीरीज आरएलसी सर्किट में हमने करंट को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रेफरेंस फेजर लिया है। कैपेसिटर वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे लैगिंग फेज में है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल पे यहां अपनी फेजर लोकेशन रखेगा। हम करंट की आरएमएस मैग्नीट्यूड और कैपेसिटर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज में V = IXC रिलेशन प्राप्त कर चुके हैं और यहां ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ωc है, जहां ओमेगा मेरी सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी और C फेरेड में कैपेसिटेंस की वैल्यू है। ध्यान रहे एक्सएल में ω/L न्यूमरेटर में थे जबकि XC में 1/ωc, ओमेगा और C दोनों डिनोमिनेटर में है, लेकिन एक्सएल भी ओम में है, XC भी ओम में है और ये ओम वैल्यू को हम रेजिस्टेंस के बजाय रिएक्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है तो बढ़ती वोल्टेज के समय कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है और जो एनर्जी उसने स्टोर की वही घटती वोल्टेज के समय रिलीज हुई। पूरे साइकिल पीरियड में नेट एनर्जी कंजम्पशन या एवरेज पावर जीरो होने के कारण ऐसे सर्किट एलिमेंट को हम रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं और रिएक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम जो करंट के प्रोपोर्शनल वोल्टेज डिमांड करता है रिएक्टेंस कहते हैं और कैपेसिटर के रिएक्टेंस को XC को अंग्रेजी में हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस और हिंदी में धारितीय प्रतिघात कहते हैं। अगर हम सीरीज आरएलसी सर्किट में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएं तो कह सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज का डिवीजन रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज के रूप में होगा या रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज का फेजर सम मेरी सप्लाई वोल्टेज की फेजर मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ध्यान रहे फेजर रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, लेकिन हम स्टडी की कन्वीनियंस के लिए समय को फ्रीज कर लेते हैं और फ्रीज कंडीशन पे रोटेटिंग फेजर रुककर वेक्टर्स बन जाते हैं। हम टाइम को उस इंस्टेंट पे रोकेंगे जिस समय करंट हमारा हॉरिजॉन्टल
रेफरेंस लाइन पे हो और करंट जब रेफरेंस फेजर बन जाएगा तो करंट आर एल सी तीनों में कॉमन है, तो करंट के साथ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर के जो वोल्टेज के रिलेशन है उनसे इन फेजर की पोजीशन हमें मालूम हो जाएगी। और इन फेजर्स को हम वेक्टर की जैसे जब कैलकुलेट करेंगे तो अभी पाएंगे कि ये जो मेरे दोनों रिएक्टिव एलिमेंट हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर, उनकी वोल्टेज VL और VC आपस में ऑपोजिट फेज में आएगी और ऑपोजिट फेज के फेजर समेशन के दौरान न्यूमेरिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उनके सब्ट्रैक्शन से एक नेट रिएक्टिव वोल्टेज जनरेट होगी और नेट रिएक्टिव वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वोल्टेज की फेजर कैलकुलेशन हम 90 डिग्री एंगल पे वेक्टर होने के कारण पाइथागोरस से करेंगे और उस कैलकुलेशन से हमें करंट और वोल्टेज में रिलेशनशिप मालूम हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये L और C की वोल्टेज L के और C के रिएक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात पर निर्भर करती हैं और इन प्रतिघात के मान न केवल हेनरी और फैराड में मेरे इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं, साथ में वो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करते हैं। तो मेरे एक सर्किट में करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन रहेगी वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगी। RLC सीरीज सर्किट में R, L और C की फेजर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है और क्योंकि सीरीज सर्किट में कॉमन करंट है तो कॉमन करंट को हमने हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पे एक ऐसा फेजर ले लिया कि इसकी कंपैरिजन में हम दूसरे वोल्टेज फेजर की पोजीशंस को पता कर सकते हैं और हमने जाना कि रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो करंट के सेम फेज में है, इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लीड करती है और कैपेसिटर की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करती है। हमने कभी याद करने के लिए सीखा था कि कैपेसिटर और करंट दोनों की स्पेलिंग में जो मिलान हो रहा है वो बता रहा है कि कैपेसिटर में करंट आगे है तो इंडक्टर में उल्टा है, वहां करंट पीछे है। तो हम करंट को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में लेके रेजिस्टेंस की वोल्टेज को करंट की सेम फेज में, इंडक्टर की वोल्टेज को 90 डिग्री लीड पोजीशन में और कैपेसिटर की वोल्टेज को करंट से 90 डिग्री लैग पोजीशन में जब इंडिकेट करते हैं तो हम पाते हैं कि L की वोल्टेज और C की वोल्टेज ऑपोजिट डायरेक्शन के फेजर्स हो गए हैं। और अब ऑपोजिट डायरेक्शन के फेजर बेसिकली जब हम वेक्टर कैलकुलेशंस करेंगे तो यहां बड़े वोल्टेज मैग्नीट्यूड से छोटा मैग्नीट्यूड जुड़ने के बजाय जब हम इसके सिर पे कैपेसिटर की वोल्टेज की पूंछ रख के और रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाहेंगे तो हम पाएंगे कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है L की वोल्टेज और C की वोल्टेज वो न्यूमेरिकली डिफरेंस होके VL और VC बड़े में से छोटे का डिफरेंस होके नेट रिएक्टेंस वोल्टेज आ गई है जैसा कि यहां दिख रहा है। अब आप देखिए कि हमने L और C की वोल्टेज का सम एक वोल्टेज Vx नेट रिएक्टेंस वोल्टेज निकाल लिया है। हमने पाया कि एक सीरीज RLC सर्किट में जो दोनों रिएक्टिव एलिमेंट है L और C उनकी वोल्टेज आउट ऑफ फेज ऑपोजिट फेज में थी और L की वोल्टेज C से जो ज्यादा थी उन दोनों का डिफरेंस नेट रिएक्टेंस वोल्टेज जब मैंने कैलकुलेट की तो ये L और C का एक कंबाइंड सर्किट एक इंडक्टिव सर्किट जैसा बिहेव करने लग गया है जिसकी नेट रिएक्टेंस वोल्टेज Vx है और R की वोल्टेज और X की वोल्टेज एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे जब हम वेक्टर समेशंस करेंगे तो R की वोल्टेज में जो L और C की वोल्टेज का डिफरेंस जो नेट रिएक्टेंस वोल्टेज है वो हम ऐड करने के लिए R की वोल्टेज की हेड पे हम X की वोल्टेज का टेल रोक कर जब हम R की वोल्टेज का टेल और X की वोल्टेज का ये हेड आपस में जोड़ देंगे तो हमें ये जो काली रेखा में डायगोनल आया है उससे रिजल्टेंट सप्लाई वोल्टेज मालूम हो जाएगी और हमें मालूम है इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो डायगोनल है वो बेस और परपेंडिकुलर के साथ पाइथागोरस रिलेशन निकाल रहा है। ध्यान रहे ये जो Vx है नेट रिएक्टेंस वोल्टेज वो सर्किट में इंडक्टर की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज का न्यूमेरिक डिफरेंस है क्योंकि ये दोनों फेजर आपस में ऑपोजिट डायरेक्शंस में आए थे और समेशन के दौरान ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके ये नेट रिएक्टेंस वोल्टेज आ गई है। RLC सीरीज सर्किट में जब करंट को रेफरेंस फेजर ले लिया तो R की वोल्टेज करंट की सेम फेज में, L की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे और C की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैगिंग फेजर पोजीशंस पे आ गई है। और हमें जो सर्किट दिया गया है उसमें L के अक्रॉस जो VL वोल्टेज है वो C की वोल्टेज से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में ये ऑपोजिट डायरेक्शन के फेजर का जो डिफरेंस नेट रिएक्टेंस वोल्टेज है वो L और C की वोल्टेज का डिफरेंस हो गया है और मेरी सप्लाई वोल्टेज डायगोनल बेस R की वोल्टेज और परपेंडिकुलर L और C की वोल्टेज के स्क्वायर के सम के साथ ये पाइथागोरस रिलेशन रखती है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूं तो सप्लाई वोल्टेज का रिलेशन R, L और C की वोल्टेज के साथ इस प्रकार का हो गया है और मुझे मालूम है कि R की वोल्टेज करंट के साथ IR, L की वोल्टेज IXL और C की वोल्टेज
आई एक्सी रिलेशन रखती है। ध्यान रहे एक्सएल की वैल्यू ओमेगा इंटू एल है और एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा-c है। और अगर मैं आर एल और सी की वोल्टेज के करंट के साथ रिलेशन यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, वी आर की जगह आई आर, वी एल की जगह आई एक्सएल और वी सी की जगह आई एक्सी रखा, तो ये आई स्क्वायर जो कॉमन है उसे अगर रूट से बाहर निकालूंगा तो वो आई के रूप में बाहर आ जाएगा। और सप्लाई वोल्टेज का करंट के साथ ये स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर रिलेशन आया है। एक्सएल और एक्सी इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ये जो डिफरेंस है इसे मैं नया नाम दे देता हूं नेट रिएक्टेंस शुद्ध प्रतिघात, और परिपथ के प्रतिरोध और एल और सी के प्रतिघात का जो अंतर है शुद्ध प्रतिघात, उसकी जो पाइथागोरस कैलकुलेशन है वो एक वैसी ही कैलकुलेशन हो गई जैसे सरल आरएल सर्किट की कैलकुलेशन थी। और हमारे पास आर और एक्स से जेड आ गया है पाइथागोरस कैलकुलेशन से, और v इक्वल टू आई जेड रिलेशन आ गया है। ध्यान रहे जेड आर और एक्स का पाइथागोरस कैलकुलेशन है। अगर आर 3 ओम है और एक्स 4 ओम है तो जेड 3 और 4 का जोड़ 7 न होके 5 ओम आता है, ऐसा हमें मालूम है। एक बार अगर हमें सर्किट में आर एक्स मालूम हो, एक्सएल और एक्सी के डिफरेंस से हम एक्स निकाल लेंगे तो जेड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जेड की वैल्यू से v बटा जेड करके हम सर्किट के करंट निकाल सकते हैं, और हम नेट रिएक्टेंस की वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वोल्टेज के रेशो को इस एंगल का टेंजेंट समझ के करंट और वोल्टेज के बीच में tan इनवर्स करके फेज डिफरेंस एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक सर्किट में एल की वोल्टेज ज्यादा ना होके सी की वोल्टेज से कम हो तो क्या फेजर कंडीशन होगी वो भी समझी जा सकती है। हमें आरएलसी सीरीज सर्किट में जो कंडीशन दी गई है कि करंट फ्लो होने पे जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो इंडक्टर की वोल्टेज से ज्यादा है, ऐसी स्थिति में एक बार फिर जब हमने सीरीज में जो कॉमन करंट है उससे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रेफरेंस फेजर लिया तो आर की वोल्टेज करंट के सेम फेज में, एल की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीडिंग पोजीशन में और कैपेसिटर की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन पे हमने जब ड्रॉ की तो हमने देखा कि इंडक्टर की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज आउट ऑफ फेज है, और जो बड़ा मैग्नीट्यूड है उससे जब छोटा मैग्नीट्यूड मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो नेट रिएक्टेंस वोल्टेज इस बार कैपेसिटिव नेचर की आ गई है। आर की वोल्टेज और नेट रिएक्टेंस की वोल्टेज का समेशन टोटल सप्लाई वोल्टेज आ जाएगा, जो यहाँ साफ दिख रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, तो मैं आर की वोल्टेज के ऊपर अगर ये नेट रिएक्टेंस वोल्टेज जोड़ देता हूं तो ये जो डायगोनल आएगा, तो ये जो मेरा काला डायगोनल आया है वो आर की वोल्टेज के साथ नेट रिएक्टेंस वोल्टेज का वेक्टर या फेजर समेशन हो गया है। तो हमें दिए गए आरएलसी सर्किट में करंट को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे लेने के बाद आर की वोल्टेज उसके सेम फेज में, एल की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे और सी की वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे आई, और सी की वोल्टेज वीसी एल की वोल्टेज वीएल से ज्यादा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ज्यादा में से कम का सब्ट्रैक्शन वो नेट रिएक्टेंस वोल्टेज हो गई, और इन दोनों का ये समेशन मेरी सप्लाई वोल्टेज, रेजिस्टेंस की वोल्टेज और नेट रिएक्टेंस वोल्टेज जो वीसी और वीएल का डिफरेंस है उसके साथ एक पाइथागोरस कैलकुलेशन हो गई है। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो मेरी सप्लाई वोल्टेज आर की वोल्टेज और सी और एल की वोल्टेज के डिफरेंस के साथ ये रिलेशन रखती है, और मुझे मालूम है कि आर की वोल्टेज आई आर, सी की वोल्टेज आई एक्स सी, एल की वोल्टेज आई एक्स एल है। अगर मैं ये सारे मैग्नीट्यूड यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे करंट और सप्लाई वोल्टेज के साथ एक रिलेशनशिप आ गई है। करंट का स्क्वायर दोनों तरफ से कॉमन रूट से बाहर आई के रूप में आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में रेजिस्टेंस का स्क्वायर और दोनों रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के डिफरेंस का स्क्वायर आया है, और इसको मैं नेट रिएक्टेंस कहता हूं। और इसकी नेचर यहाँ देखिएगा, जो नेट वोल्टेज है रिएक्टिव वोल्टेज वो करंट से लैग कर रही है, कैपेसिटिव नेचर की है, तो ये कैपेसिटिव नेचर का नेट रिएक्टेंस रेजिस्टेंस के साथ पाइथागोरस कैलकुलेशन करके इंपीडेंस जेड बना लेता है। और हमें पता है कि एसी सर्किट में इंपीडेंस वो सर्किट प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो को अपोज करते समय प्रोपोर्शनल वोल्टेज की डिमांड करती है, और वो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के पाइथागोरस कैलकुलेशन से कैलकुलेट हुई है। और यहाँ सर्किट में आर एल सी तीनों थे, लेकिन एल और सी का जो इफेक्ट है उसमें सी की वोल्टेज एल की वोल्टेज से ज्यादा थी, तो जो नेट रिएक्टेंस वोल्टेज आई उससे एक नेट रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का डिफरेंस यहाँ आ गया है। वो नेट रिएक्टेंस रेजिस्टेंस के साथ पाइथागोरस कैलकुलेशन करके Z बना रहा है। अगर R 5 ओम है, X 12 ओम है तो Z 13 ओम आएगा। वो 5 और 12 का सम 17 न होके पाइथागोरस कैलकुलेशन करेंगे तो 13 ओम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक RLC सीरीज सर्किट की 3 पोजीशंस हो सकती है। एक पोजीशन में अगर L की वोल्टेज और C की वोल्टेज बराबर हो तो RLC सर्किट एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करता है, और उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी
दूसरी वीडियो में हमने आरएलसी सीरीज सर्किट में रेजोनेंस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर एल और सी में से एल की वोल्टेज सी की वोल्टेज से ज्यादा हो तो नेट रिएक्टिव वोल्टेज इंडक्टिव नेचर की आ गई है, और हमने इसे ब्राउन कलर से शो किया है ये बताने के लिए कि ये जो रिएक्टिव वोल्टेज है वो सर्किट करंट से 90 डिग्री लीडिंग पोजीशन पे आई है। आर की वोल्टेज करंट के सेम फेज में होती है। नेट रिएक्टेंस वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वोल्टेज एक पाइथागोरस कैलकुलेशन करके जो सप्लाई वोल्टेज और करंट का रिलेशन बनाती है उसमें रेजिस्टेंस और नेट रिएक्टेंस एक इंपीडेंस बना लेते हैं। वहीं अगर सी की वोल्टेज ज्यादा हो, एल की वोल्टेज कम हो, तो जो नेट रिएक्टिव वोल्टेज है वो कैपेसिटिव नेचर की हो गई है। हमने यहाँ ब्लू कलर से इसे इंडिकेट किया है, और ये नेट रिएक्टिव वोल्टेज अब करंट से लैग कर रही है। तो मैं पा रहा हूं कि मेरी सप्लाई वोल्टेज, चाहे मेरा राइट एंगल ट्राइंगल ऊपर आर के साथ नेट रिएक्टेंस वोल्टेज जोड़े या नीचे आर की वोल्टेज के साथ नेट रिएक्टेंस वोल्टेज जोड़े, पाइथागोरस कैलकुलेशन सप्लाई वोल्टेज, रेजिस्टेंस की वोल्टेज और नेट रिएक्टेंस की वोल्टेज के साथ सेम रिलेशन रखती है। बस एक फर्क आ रहा है, जब सर्किट में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, नेट रिएक्टेंस इंडक्टिव नेचर का है तो करंट लैग करता है, और अगर नेट रिएक्टेंस कैपेसिटिव नेचर का है तो करंट लीड करता है। हमने सीख रखा है कैपेसिटर में करंट लीड करता है। लेकिन आप देखिए, चाहे नेट रिएक्टेंस इंडक्टिव नेचर का हो या कैपेसिटिव नेचर का हो, वो बड़े में से छोटे का डिफरेंस है। और आर और एक्स की पाइथागोरस कैलकुलेशन, चाहे एक्सएल का इफेक्ट ज्यादा हो चाहे एक्सी का इफेक्ट ज्यादा हो, नेट रिजल्ट जेड के रूप में एक जैसा बनेगा, और जेड आर और एक्स की पाइथागोरस कैलकुलेशन से दोनों तरह के सर्किट में एक जैसे आएगा। तो आप पाएंगे कि एक आरएलसी सर्किट या तो आरएल जैसा हो जाता है या आरसी जैसा हो जाता है, और हमारी कैलकुलेशंस सरल हो जाती हैं। तो चाहे सर्किट में इंडक्टिव वोल्टेज कैपेसिटिव वोल्टेज से ज्यादा हो, चाहे कैपेसिटिव वोल्टेज इंडक्टिव वोल्टेज से ज्यादा हो, जो मेरी नेट रिएक्टेंस वोल्टेज है वो दोनों के डिफरेंस से जब कैलकुलेट होती है तो वो सप्लाई वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस वोल्टेज का रिलेशन पाइथागोरस कैलकुलेशन, ट्राइंगल चाहे ऊपर बने राइट एंगल ट्राइंगल या डायगोनल नीचे बने, एक जैसा रिलेशन रखता है, और दोनों सर्किट में इंपीडेंस एक जैसा इफेक्ट रखता है। तो हम कह सकते हैं कि इंपीडेंस एसी सर्किट का वो रिजल्ट है जो रेजिस्टेंस और नेट रिएक्टेंस की पाइथागोरस कैलकुलेशन से आया है, और वो करंट फ्लो के लिए प्रोपोर्शनल वोल्टेज की डिमांड करता है। अब जरा खूबसूरत बात समझते हैं कि एल का इफेक्ट और सी का इफेक्ट, जो दोनों रिएक्टिव इफेक्ट हैं, वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट क्यों होते हैं। नेट रिएक्टेंस दोनों इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डिफरेंस क्यों है। आज के लेसन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा करते हैं और समझते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑपोजिट नेचर के क्यों हैं, और वो जब सर्किट में दोनों होते हैं तो नेट रिएक्टेंस दोनों का, बड़े में से छोटे का, डिफरेंस क्यों होता है। हम वेवफॉर्म बनाते हैं और करंट को हमने एक रेफरेंस साइनोसोडल वेव t0 पे जीरो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की यहाँ ऑरेंज शेप में दिखाई है। तो हमने देखा कि इंडक्टर की वोल्टेज उससे 90 आगे और कैपेसिटर की वोल्टेज करंट से 90 पीछे जब हम ड्रॉ करते हैं, और हमने एक ऐसा सर्किट लिया है जिसमें इंडक्टर की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज से ज्यादा है, VL इज ग्रेटर देन VC, तो आप देखेंगे कि हर इंस्टेंट पे इंडक्टर की वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो कैपेसिटर की वोल्टेज नेगेटिव है इस क्वार्टर में, और अगले क्वार्टर में जब इंडक्टर की वोल्टेज ने अपनी पोलरिटी चेंज की है तो कैपेसिटर की वोल्टेज की भी पोलरिटी चेंज हो गई है, और एक पॉजिटिव है दूसरा, हर क्वार्टर में आप देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हर इंस्टेंट पे आप देखेंगे कि इन दोनों की जो नेट वोल्टेज है वो डिफरेंस होगी, जैसा कि यहाँ फेजर से भी रिप्रेजेंट हो रहा है, फेजर वेक्टर है, और ये दो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर समेशन करते समय सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर फेजर रोटेट भी हो तो आप देखते हैं कि हर इंस्टेंट पे आप देखिए VL और VC अपोजिट फेज में है, दोनों VL और VC इस टाइम इंस्टेंट पे जीरो क्रॉस कर रहे हैं। तो आप देखिए कि VL पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है और VC नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन अभी भी दोनों वेक्टर अपोजिट फेज में है। और आगे के रोटेशन में भी आप देखिए दोनों फेजर की अपोजिट डायरेक्शन तब भी है जिस समय वोल्टेज नेगेटिव पीक है, उस समय कैपेसिटर की पॉजिटिव पीक वोल्टेज आ रही है। तो हम पा रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का ये डिफरेंस फेजर के डिफरेंस से जस्टिफाई होता है। चाहे इंडक्टर की ये ब्राउन वोल्टेज हो या कैपेसिटर की ब्लू वोल्टेज हो, दोनों वोल्टेज इस ऑरेंज करंट वेव से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रखती है। जब करंट और वोल्टेज में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है तो सर्किट में ये जो इस तरह के एलिमेंट है इंडक्टर और कैपेसिटर, वो नेट एनर्जी कंजम्पशन नहीं करते। ऐसे सर्किट में एवरेज पावर जीरो होती है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि एल और सी जब सर्किट में एक साथ होते हैं तो इनकी रिएक्टिव एनर्जी स्टोर रिलीज करने वाली जो नेचर है वो ऑपोजिट नेचर है। जरा समझिए, ये पहले क्वार्टर में जब करंट पॉजिटिव है तो इंडक्टर की वोल्टेज पॉजिटिव है। करंट और वोल्टेज का ये जो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड है, इसका प्रोडक्ट एक पॉजिटिव पावर इंडक्टर में सोर्स से एनर्जी की सप्लाई को बता रहा है, और बढ़ते करंट के साथ इंडक्टर
एनर्जी को स्टोर कर रहा है, उसी समय सप्लाई करंट के इस पहले क्वार्टर में करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पॉजिटिव है और कैपेसिटर की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज नेगेटिव है। तो करंट और वोल्टेज का ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है कैपेसिटर की वो नेगेटिव है। इसका मतलब है कि कैपेसिटर अपनी डिक्रीजिंग वोल्टेज के साथ जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो सोर्स को वापस फीड हो रही है और कैपेसिटर और सोर्स के बीच में नेगेटिव पावर का रिलेशन हो रहा है। ध्यान रहे इस सर्किट में इंडक्टर की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज से ज्यादा थी, तो बढ़ते करंट के समय जो इंडक्टर एनर्जी को पॉजिटिव पावर के साथ स्टोर करता है वो एनर्जी स्टोरेज का मैग्नीट्यूड घटते वोल्टेज के साथ कैपेसिटर की रिलीज एनर्जी से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो तो इंडक्टर लेगा ही, और जो डिफरेंस एनर्जी है वो सोर्स से लेगा। तो सोर्स के लिए एल और सी का ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक डिफरेंस रिएक्टेंस की जैसे बिहेव करेगा। यही बात दूसरे क्वार्टर में भी समझी जा सकती है। इस समय करंट पॉजिटिव है अभी भी और डिक्रीज हो रहा है, पर आप देखिए वोल्टेज जो इंडक्टर की है वो नेगेटिव हो गई है और कैपेसिटर की पॉजिटिव हो गई है। तो अब आप देखिए कि कैपेसिटर की पावर पॉजिटिव है और बढ़ती वोल्टेज के साथ कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर रहा है, लेकिन उसी दौरान घटते करंट के साथ इंडक्टर एनर्जी को रिलीज कर रहा है। और ध्यान रहे इंडक्टर की मैग्नीट्यूड बड़ी है, वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो ज्यादा है, तो वो एनर्जी का कुछ हिस्सा तो कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा और बची हुई सोर्स को वापस चली जाएगी। और आप देखेंगे कि पहले सेक्शन में इंडक्टर ने जो एक्सेस एनर्जी सोर्स से ली थी वही एनर्जी इसने सोर्स को रिलीज कर दी है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ने मिलकर नेट एनर्जी कंजम्पशन नहीं की है, लेकिन एक चीज है जिस समय एक एनर्जी स्टोर कर रहा है दूसरा रिलीज कर रहा है। अब कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है तो इंडक्टर रिलीज कर रहा है। अभी अगले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो इंडक्टर उल्टी पोलैरिटी की मैग्नेटिक फील्ड के साथ एनर्जी को स्टोर करने लग गया है और कैपेसिटर घटती वोल्टेज के साथ एनर्जी को रिलीज कर रहा है और कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में एक्सचेंज हो रही है। और सोर्स के लिए एल और सी का जो कॉम्बो इफेक्ट है वो डिफरेंस के बराबर एक्ट करेगा। तो हम समझ सकते हैं कि अगर सर्किट में दोनों विपरीत नेचर के एनर्जी स्टोरेज डिवाइस हो इंडक्टर और कैपेसिटर, तो उनका नेट रिएक्टिव इफेक्ट डिफरेंस बनकर आता है। आशा है आज की इस लर्निंग वीडियो से आरएलसी सीरीज सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर के रिएक्टिव इफेक्ट डिफरेंस क्यों होते हैं ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्लेलिस्ट की कुछ दूसरी वीडियो की मदद से जब आरएलसी सर्किट की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप देखेंगे तो इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।